हेलो एवरीवन। आज हम महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद पीरियड, ठीक है। महाजनपद पीरियड इसका टाइम इंटरवल था 600 बीसी से 600 बीसी टू 325 बीसी। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि लेटर वैदिक टाइम में जिसका टाइम पीरियड था 1000 बीसी टू 5 या 600 बीसी, उसमें क्या हुआ था? जनपद का उदय हुआ था, राइज ऑफ जनपद, यानी बड़े बड़े स्टेट्स का उदय हुआ था, जो कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा टेरिटरी का एक्सपेंशन करते थे वो लोग, और उसके कारण जनपद का निर्माण हुआ था, ठीक है, यानी स्टेट का निर्माण हुआ था। लेकिन एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, यानी लेटर वैदिक पीरियड्स के अंत में, ठीक है, अंत के दिनों में, लेटर वैदिक पीरियड के अंत के दिनों में क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे राज्य थे, ये जो जनपद थे, जो कि छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड आयरन की डिस्कवरी हुई थी, और आयरन के डिस्कवरी के कारण एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ था, और जिसके कारण ये लोग वेस्टर्न रीजन से ईस्टर्न रीजन की तरफ, गंगेटिक वैली की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किए थे, ठीक है। और इसी आयरन के डिस्कवरी के कारण, आयरन के एक्सटेंसिव यूज के कारण ये लोग फर्दर ईस्टर्न की तरफ, फर्दर ईस्ट इंडिया की तरफ और भी शिफ्ट हुए, ठीक है। यानी वेस्टर्न यूपी से ये लोग ईस्टर्न यूपी के तरफ या फिर वेस्टर्न बिहार की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि ये लोग वेस्टर्न यूपी के आसपास थे, मिडिल यूपी या वेस्टर्न यूपी के आसपास थे, लेकिन एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड ये फर्दर ईस्ट की तरफ एक्सटेंड किए, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड। जैसे जैसे गंगेटिक वैली की तरफ ये बढ़ते गए, और भी इन्हें फर्टाइल लैंड मिलता गया, और भी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस होता गया, और साथ ही साथ इन्हें आयरन ओर का सोर्स मिला। जैसे ये ईस्टर्न की तरफ बढ़े, इन्हें आयरन ओर का सोर्स, और भी ज्यादा सोर्स मिला आयरन ओर का, और जिसके कारण आयरन का इस्तेमाल और भी एक्सटेंसिव रूप से होने लगा, ठीक है। यानी अब आयरन का इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर टूल्स के लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री टूल्स के रूप में भी होने लगा। तो एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जो आयरन का इस्तेमाल मिलिट्री टूल्स के रूप में भी होने लगा, यानी हथियार के रूप में होने लगा। और उससे क्या हुआ? इन आयरन टूल्स के हेल्प से, या इन आयरन के हथियार, लोहे के हथियार की मदद से टेरिटरी का विस्तार होना स्टार्ट हुआ। तो दो चीजें हुई लेटर, एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड क्या हुआ? एक तो ये लोग क्या किए, वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी के तरफ या फिर वेस्टर्न बिहार की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया इन्होंने, इन द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड। और जैसे जैसे ये आगे बढ़े, और भी फर्टाइल लैंड इन्हें मिलता गया, गंगेटिक वैली में और भी इन्हें फर्टाइल लैंड मिलता गया। तो एग्रीकल्चर और भी प्रोडक्शन बढ़ा, और भी ये लोग प्रोस्पेरस हुए। प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध हुए, ठीक है, इनके पास वेल्थ आया। अब वेल्थ आया तो इनका पावर बढ़ा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, जैसे जैसे ये ईस्टर्न की तरफ आगे बढ़ते गए, इन्हें आयरन ओर के सोर्स, और भी सोर्स मिलते गए, ठीक है, आयरन ओर के और भी सोर्स मिलते गए, जिसके कारण आयरन का इस्तेमाल और भी एक्सटेंसिव लेवल पे होने लगा। यानी पहले सिर्फ एग्रीकल्चर टूल्स के लिए ये लोग करते थे, अब मिलिट्री टूल्स के लिए भी, वेपन्स के रूप में भी आयरन का इस्तेमाल करने लगे। तो एक तो इनका वेल्थ बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के कारण इनका वेल्थ बढ़ रहा था, और साथ ही साथ आयरन का इस्तेमाल अब ये वेपन के रूप में, हथियार के रूप में भी करने लगे। और इन दोनों कारणों से जो जनपद थे, जो स्टेट था, उसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, यानी जनपद का साइज, टेरिटरी
बढ़ता गया बढ़ता गया और एक विशाल स्टेट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया, जिसे हम महाजनपद बोलने लगे। ठीक है, तो कैसे डेवलपमेंट हुआ महाजनपद का? कि पहले वेस्टर्न यूपी में थे, लेटर वैदिक पीरियड में वेस्टर्न यूपी या मिडिल यूपी में थे, वहां तक ये लोग थे जो आर्यंस थे। धीरे धीरे ये ईस्टर्न यूपी की तरफ या फिर वेस्टर्न बिहार की तरफ, यानी यूपी बिहार का जो बॉर्डर है अभी का, उधर शिफ्ट होने लगे इन द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड। तो इस एरिया में इन्हें और भी फर्टाइल लैंड, बड़े एरिया, बड़े एक्सटेंट में, बड़े अमाउंट में इसे फर्टाइल लैंड मिला, जिसके कारण एग्रीकल्चर और भी प्रोस्पेरस हुआ। और एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस हुआ तो इनके पास और भी वेल्थ आया, ये और भी समृद्ध हुए। और साथ ही साथ जैसे जैसे ये ईस्टर्न की तरफ गए, इन्हें आयरन ओर के और भी सोर्स मिलने लगे। और आयरन ओर के सोर्स मिलने के कारण अब आयरन का इस्तेमाल एक्सटेंसिव लेवल पे होने लगा। यानी पहले एग्रीकल्चर टूल्स के लिए होता था सिर्फ, अब वेपन के रूप में, हथियार के रूप में एग्रीकल्चर आयरन का इस्तेमाल होने लगा। और इसकी मदद से, आयरन वेपन की मदद से, और जो वेल्थ उन्होंने जनरेट किया एग्रीकल्चर के प्रोस्पेरस होने के कारण, उन दोनों की मदद से ये अपने टेरिटरी का विस्तार करने लगे। और जो पहले छोटे छोटे स्टेट होते थे, जनपद होते थे, अब उनका टेरिटरी इतना एक्सटेंड हो गया कि उसे ही हम महाजनपद बोलने लगे। ठीक है, उनकी विशालता के कारण उन्हें महाजनपद बोला जाने लगा, यानी उनकी टेरिटरी बहुत ज्यादा ही एक्सटेंड होने लगी। ठीक है, और यहां से महाजनपद का उदय हुआ। ठीक है, यहां से महाजनपद का उदय हुआ। ठीक है, जिसका पीरियड मान सकते हैं 600 बीसी से 325 बीसी की ओर, बीसी की तरफ। और महाजनपद के टाइम में सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था? हड़प्पन टाइम में। और सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ महाजनपद के टाइम में। ठीक है, तो जो महाजनपद है उसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उस बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम है अंगुत्रा निकाय। अंगुत्रा निकाय, ठीक है, अंगुत्रा निकाय। ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें 16 महाजनपद का हमें विवरण मिलता है। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ एक जैन लिटरेचर भी है जिसका नाम है भगवती सुत्ता। जैन लिटरेचर, भगवती सुत्ता, ये दो लिटरेचर हैं, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है और एक जैन लिटरेचर है, जिसमें महाजनपद का उल्लेख है। ठीक है, महाजनपद के बारे में बताया गया है, 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महाजनपद थे और वहां पे नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा था, वहां पे जो राजनीतिक सिस्टम था, जो राजनीति थी, वो कैसी थी। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी which were the 16 महाजनपदास। हम लोग पहले ये देखेंगे कौन कौन से 16 महाजनपद थे और उसका कैपिटल कहां था। ये इंपॉर्टेंट है कैपिटल, क्योंकि कई बार यूपीएससी पूछ चुका है इस पे क्वेश्चन, या यूपीएससी भी पूछ चुका है कि उसके कैपिटल कहां थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। महाजनपदास, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? 16 महाजनपद। ठीक है, महाजनपद एक तरफ, दूसरा कैपिटल। बस हमें कैपिटल ध्यान में रखना है। तो पहला है अंग। ये क्या है? अंग जो प्रेजेंट में मुंगेर का जो रीजन है, ठीक है, प्रेजेंट में जो मुंगेर है उसे ही हम अंग बोलते हैं, अंग देश। उस समय वो
एक महाजनपद था, अंग, जो प्रेजेंट में मुंगेर का जो रीजन है, मुंगेर और भागलपुर, यानी प्रेजेंट में मुंगेर और जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वही उस समय अंग था। बिहार में मुंगेर और भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट में, उस समय महाजनपद के टाइम में वो एक महाजनपद था, अंग, जिसका नाम था अंग, और इसकी राजधानी थी चंपा। इसकी राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी, चंपा नगरी, ओके, चंपा नगरी। सेकंड जो महाजनपद है वो है मगधा, ठीक है, मगध, और इसकी राजधानी शुरुआत में कहां थी? राजगृह, शुरुआत में कहां थी? राजगृह, या फिर इसी को राजगीर बोलते हैं, राजगीर। और बाद में ये पाटलिपुत्रा शिफ्ट हुआ, बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुई, ठीक है। थर्ड है वज्जी, थर्ड जो महाजनपद है वज्जी, थर्ड जो महाजनपद है वो है वज्जी, जो मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, प्रेजेंट में मुजफ्फरपुर और जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वो वज्जी के अंदर आते थे, वो उस समय उसे वज्जी महाजनपद बोला जाता था, ठीक है। तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा, सॉरी, इसकी राजधानी थी विदेहा, ठीक है, इसकी राजधानी थी विदेहा या मिथिला या वैशाली, विदेहा, मिथिला या वैशाली, ओके। वज्जी प्रेजेंट में मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है उस समय वज्जी महाजनपद था। फोर्थ वन इज विदेही, विदेहा, मैथिली और वैशाली। फोर्थ वन इज मल्ला, मल्ला महाजनपद, ठीक है। ये यूपी में जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है या बस्ती जो है यूपी का, वो उस समय मल्ला जनपद में, क्या मतलब में रहता था, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, कहीं कहीं दो कैपिटल थे, या फिर पहले जैसे मगध का कैपिटल पहले था राजगीर, उसके बाद उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा किया था, उदयन जो था, तो इस तरह से चेंज होता रहता था, तो जितने कैपिटल हुए उस सबका नाम है यहाँ पे। मल्ला का कैपिटल था कुशीनारा एंड पावा, मल्ला का कैपिटल था कुशीनारा। अब यहाँ पे मल्ला में एक ही साथ दो कैपिटल थे, कुशीनारा एंड पावा, ठीक है। मल्ला कौन सा रीजन था? जो प्रेजेंट में यूपी में जो बलिया देवरिया और जो बस्ती है रीजन यूपी का, वो उस समय मल्ला महाजनपद के नाम से जाना जाता था। गोरखपुर भी इसमें शामिल है, गोरखपुर। तो कुशीनारा एंड पावा ये दो कैपिटल थे मल्ला के। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो आपको दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ वन वाज काशी, जो अभी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है हमारा यूपी में, तो उस समय जो काशी नाम से महाजनपद था, ठीक है। और इसकी राजधानी थी वाराणसी, काशी महाजनपद था और इसकी राजधानी थी वाराणसी। सिक्स्थ वन वाज कोशला या कौशल भी बोलते हैं इसको, कोसला। जैसे अयोध्या जो फरीदाबाद, गोंडा, ये सब जो रीजन है वो कौशल महाजनपद था, ठीक है। और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है, या बाद में श्रावस्ती आप याद रखें, सिर्फ श्रावस्ती,
श्रावस्ती, बाद में ये शिफ्ट हुआ अयोध्या। ठीक है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या। रामायण में इसी महाजनपद का जिक्र है, रामायण में इसी महाजनपद का कौशल नरेश रामचंद्र जो थे, कौशलपुर जो था वो इसी का जिक्र है, और जिसकी राजधानी थी अयोध्या, जो अयोध्या में रहते थे। ओके, नेक्स्ट वन वाज वत्स। नेक्स्ट वन वाज वत्स, यानी रामायण में जो कहानी है वो कौशल महाजनपद की कहानी है, यानी महाजनपद पीरियड की कहानी है। ओके, नेक्स्ट वन वाज वत्स। जो वत्स महाजनपद था उसकी राजधानी, वत्स महाजनपद था वो इलाहाबाद वाला जो रीजन है अभी प्रेजेंट में, इलाहाबाद वाला रीजन, वो वत्स उसमें महाजनपद था उस टाइम, और उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। नेक्स्ट है छेदी। नेक्स्ट वन वाज छेदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, सभी को याद रखना है कैपिटल के साथ। नेक्स्ट वन वाज छेदी। छेदी, तो छेदी जो रीजन है वो बुंदेलखंड रीजन था। बुंदेलखंड वेस्टर्न यूपी आप जाएंगे, और एमपी का बॉर्डर जो है, यूपी एमपी का जो बॉर्डर है वेस्टर्न यूपी, जैसे कि मथुरा ये सब, तो उधर जब जाएंगे तो वो रीजन पूरा बुंदेलखंड वाला रीजन है। ठीक है, बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो उस समय उस रीजन को छेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसकी राजधानी थी शक्तिमती, शक्तिमती या फिर सोथीवती, सोथीवती। ठीक है, नेक्स्ट वन वाज कुरु। कुरु, महाभारत में आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र, महाभारत में कुरु क्षेत्र आपने सुना होगा, कौरव एंड पांडव, तो ये कुरु महाजनपद में आते थे। ठीक है, कुरु महाजनपद के पार्ट थे कौरवास एंड पांडवास, और इसका राजधानी था कुरु का इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, जिसे आज हम दिल्ली बोलते हैं, न्यू दिल्ली, मॉडर्न दिल्ली। और कुरु हरियाणा रीजन था, कुरु हरियाणा वाला रीजन था, हरियाणा एंड दिल्ली एरिया, कुरुक्षेत्र वाला जो रीजन है। ठीक है, टेंथ है पंचाला। पंचाल नरेश जो थे, पंचाला। ठीक है, पंचाल नरेश जो थे, ये वेस्टर्न यूपी में ही आता है, रुहेलखंड वेस्टर्न यूपी का पार्ट था। इसकी राजधानी थी नॉर्थ पंचाल और साउथ पंचाल। अच्छा, दो राजधानी थी, एक अहिचात्रा, अहिचात्रा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अहिचात्रा। ये नॉर्थ पंचाल की राजधानी थी अहिचात्रा, और साउथ पंचाल की राजधानी थी कामपिल्लय, पिलिया, पिलिया। 11th was शौरसेना। सारी ये जितने भी महाजनपद है आप कहीं ना कहीं महाभारत में या रामायण में सुनेंगे। ठीक है, जो भी एपिक्स है हमारे, 2 एपिक्स, तो महाभारत या रामायण में आप इनका जिक्र जरूर सुनेंगे। शौरसेना, सौरसेना। ठीक है, शौरसेना, ये इसकी राजधानी थी मथुरा, इसकी राजधानी थी मथुरा, शौरसेना। 12 was मत्स्य। ठीक है, मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो ये याद रखना, मैचिंग में आता है, यूपीएससी भी पूछती है और बीपीएससी भी पूछता है, विराटनगर। अवंती, 4 और महाजनपद हैं। ओके, 13 was अवंती। ये आपने महेशमती ये सब ये सुना है, अवंती, ये मूवी आई थी बाहुबली में अवंती की जो महारानी थी महेशमती, जो राज्य था महेशमती, वो अवंती का ही पार्ट था।
ठीक है। और हाँ देखिए, यहाँ भी दो राजधानी थी। नॉर्थ अवंती का राजधानी था उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है। नॉर्थ अवंती का राजधानी था उज्जैनी और साउथ अवंती का नाम था महिष्मती, महिष्मती। साउथ अवंती की राजधानी थी महिष्मती। और बाहुबली जो मूवी है उसमें जो किंगडम दिखाया गया है वो महिष्मती का ही, महिष्मती का यानी अवंती का किंगडम दिखाया गया है, महिष्मती। ओके, नेक्स्ट इज अस्माका, अश्माका, 14-1, अश्माका, अश्माका। ओके, अस्माका, पोटाना या पटाली, पोटाना या पटाली, दोनों थे राजधानी। पटाली मतलब अलग अलग टाइम में, पहले ये था उसके बाद ये हुआ। 15 was गंधारा, गंधार नरेश आपने सुना होगा। गंधारा कौन थी? गंधारी जहां की, हाँ, गांधारी जो दुर्योधन की माँ थी गंधारी, वो यहीं की थी गंधार। गंधार नरेश जो थे, जो शकुनी था उनका भाई, ठीक है। तो गंधार, इसकी ये अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। गंधार कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। प्रेजेंट में ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले एरिया में है। और इसकी राजधानी थी उस समय तक्षशिला, जो कि बहुत ही फेमस था। इट वाज द एजुकेशनल सेंटर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, यहाँ पे एजुकेशनल सेंटर था बहुत ही। और यहाँ पे बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था, ठीक है। तक्षशिला। 16 इज कंबोजा, कंबोजा, ठीक है, कंबोजा। लास्ट वन इज कंबोजा और इसका राजधानी था राजापुर या हटाका, राजापुर या हटाका, हटाका, ठीक है। तो ये 16 जनपद थे, महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद थे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये जो टोटल 16 महाजनपद थे, यहाँ पे जो पॉलिटी थी या फिर यहाँ जो पॉलिटिकल नेचर था वो कैसा था? तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल नेचर, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटी, वी कैन डिवाइड द होल महाजनपदास इनटू 2 टाइप्स। ओके, तो पॉलिटी जो थी महाजनपदा की, पॉलिटी ऑफ महाजनपदास, ठीक है, ये 2 तरह की पॉलिटी थी, ठीक है। यानी कुछ महाजनपद कैसे थे? किंगडम, किंगडम टाइप के थे। मोनार्की, किंगडम यानी मोनार्की, यानी राजा वाला सिस्टम था, राजा वाला सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा होगा, ठीक है, उसका फिर बेटा, हेरिडेटरी पोस्ट वो चल रहा था। दूसरा जो टाइप था वो था रिपब्लिक, दूसरा जो टाइप था वो था रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक में मींस जो राष्ट्र का हेड होता था उसे चुना जाता था, जो राष्ट्र का हेड होता था उसे लोगों के द्वारा चुना जाता था। दैट पोस्ट वाज नॉट हेरिडेटरी, वो हेरिडेटरी नहीं था कि मतलब जो हेड है उसका बेटा हेड हो जाएगा राष्ट्र का। तो राष्ट्र का जो हेड होता था उसे चुना जाता था लोगों के द्वारा, इसलिए रिपब्लिक, राजा ही होता था उसे राजा बोल सकते हैं, बट वो हेड होता था उस राष्ट्र का, लेकिन वो चुना जाता था लोगों के द्वारा, ठीक है, इसलिए उसे रिपब्लिक बोलते थे। और इसी को गणा, गणा या संघा सिस्टम, गणा संघा सिस्टम बोलते हैं, गणा एंड संघा सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि क्या था। अभी बस इतना जानना है कि पॉलिटी के आधार पे, पॉलिटिकल नेचर के आधार पे, पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पे महाजनपदार्थ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है किंगडम यानी मोनार्की और दूसरा है रिपब्लिक, ठीक है। मोनार्की में क्या होता था? किंग होता था। किंग यहाँ पे रियल किंग बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे किंग नहीं बोल सकते, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, राष्ट्र का हेड बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो किंग होता था वो ये जो पोस्ट होती थी वो हेरिडेटरी होती थी, हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडेटरी पोस्ट होती थी, यानी राजा का बेटा राजा होगा, कोई चुनाव नहीं, ठीक है। और रिपब्लिक में क्या होता था कि यहाँ के जो हेड होते थे राष्ट्र के, यहाँ पे राष्ट्र का हेड कौन होगा? किंग होगा। यहाँ जो राष्ट्र का हेड होता था उसे हेड बोला जाता था, ठीक है, उसे हेड बोला जाता था।
किंग नहीं बोल सकते हैं उस केस में, और ये लोगों के द्वारा चुने जाते थे, इसलिए रिपब्लिक। और इसे गणा और संघा सिस्टम बोलते हैं, गणा और संघा सिस्टम भी इसी को बोलते हैं, रिपब्लिक को। क्यों? क्योंकि इसमें कंसेप्ट जो था वो असेंबली का कंसेप्ट था, असेंबली। ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन जो होता था वो असेंबलीज के द्वारा डिसीजन लिया जाता था। जैसे आप अभी कैसे पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता है, तो उसमें उस समय असेंबलीज के जो मेंबर्स होते थे वो डिफरेंट तरह के बड़े लोग होते थे उसमें, असेंबलीज के मेंबर, और वो सब मिलके डिसीजन लेते थे। जैसे छोटे छोटे स्टेट हो गए। अब जैसे इसका एग्जांपल अभी मैं देता हूं, फिर समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो किंगडम का एग्जांपल है, मोनार्की का एग्जांपल है अंगा। अंग जो देश था, अंगा, अंग। ठीक है, मोनार्की का एग्जांपल है अंग। मगध, मगध, मगध। ठीक है, मगध। काशी, कौशल, काशी, कौशल। ठीक है, काशी, कौशल। वत्स, छेदी, वत्स, छेदी, वत्स, छेदी। ठीक है, मत्स्य, अवंती, गंधर। मत्स्य, अवंती, अवंती एंड गंधार, गंधार। ठीक है, तो ये सब किंगडम यानी मोनार्की के एग्जांपल हैं। रिपब्लिक के कौन कौन से एग्जांपल हैं? रिपब्लिक के एग्जांपल हैं, अगर आपसे पूछता है कि दो महाजनपद बताएं जो रिपब्लिक के एग्जांपल है, सिर्फ दो ही महाजनपद रिपब्लिक के एग्जांपल थे, एक था बज्जी और दूसरा था मल्ला। ठीक है, बज्जी और मल्ला, वज्जी और मल्ला, बज्जी एंड मल्ला, ये तो रिपब्लिक के एग्जांपल है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे स्टेट थे जहां पे रिपब्लिक था, यानी गणा और संघा सिस्टम था, जो कि महाजनपद नहीं थे, जैसे कि साक्य, 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 साक्य। साक्य रिपब्लिक वो है जहां पे बौद्ध का जन्म हुआ था। साक्य गणराज्य था जिसमें बुद्ध भगवान के जो पिता थे उसके एक राजा थे। ठीक है, वो हेड थे वहां के, साक्य के, कपिल वस्तु, इसी को कपिल वस्तु भी बोला जाता है। उसके बाद ये महाजनपद नहीं थे, साक्य जो महाजनपद नहीं था, एक छोटा स्टेट था, लेकिन ये भी रिपब्लिक था। ठीक है, उसके अलावा कोलियाज और मोरियाज, कोलिया और मोरिया, ये सब छोटे छोटे राज्य थे जो कि रिपब्लिक थे। और अगर आपसे पूछता है कि दो जो थे रिपब्लिक जो महाजनपद थे, वो थे वज्जी और मल्ला, और इसी को बोलते थे गणा और संघा सिस्टम। गणा और संघा, गणा और संघा क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो था असेंबली के पास। ठीक है, यानी कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा। जब भी डिसीजन होगा किसी चीज पे, देखिए मोनार्की में क्या था, जो हेड है हेरिडेटरी है, यानी राजा है, और इसमें जो डिसीजन वही आदमी लेगा जो किंग है, एक ही आदमी लेगा। लेकिन यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसे किंग नहीं बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, हेड ऑफ स्टेट, और वो लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है, रिपब्लिक इसलिए बोल रहे हैं। और इसे घना संघा क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो असेंबली लेती थी, यानी लोगों का जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मंत्रीज हैं, उनका एक समूह जो है वो डिसीजन लेगा। ठीक है, और उस असेंबली का हेड कौन होगा? जो हेड ऑफ स्टेट होगा वही असेंबली का हेड होगा। तो नहीं, कंपोज कहाँ महाजनपद था? हाँ, कंपोज था महाजनपद, कंबोजा। अच्छा, कंबोज भी रिपब्लिक स्टेट है, हाँ। तो कंबोज भी एक रिपब्लिक स्टेट है, कंबोज और ठीक है, पंचाल तो नहीं था महाजनपद, पंचाला भी था। कंबोज, कुरु और पंचाला ये भी रिपब्लिक है, बट गना और संघा नहीं है। ठीक है, गना और संघा सिर्फ दो ही थे, बज्जी और मल्ला। देखिए, रिपब्लिक में भी
सिर्फ दो ही जो थे वहां पे गना और संघा का एग्जाम्पल है, गना और संघा। हाँ ये रिपब्लिक थे, दीज आर रिपब्लिक बट दे आर नॉट गना एंड संघा। गना एंड संघा का मतलब क्या होता है, जहां पे असेंबली डिसीजन ले, ठीक है। अब बाकी जगहों पे हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुन के आते थे, हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुन के आते थे, लेकिन असेंबली नहीं होता था। गना और संघा जहां रहेगा वहीं असेंबली का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। यानी रिपब्लिक, ये सारे रिपब्लिक हुए, बज्जी, मल्ला, कंबोज, कुरु, पंचाला, शाक्य, कोलिया, मौर्य। लेकिन उसमें अगर आपसे पूछता है कि वैसे दो महाजनपद पता है जहां गना और संघा सिस्टम था, ठीक है। मतलब ऑल गना एंड संघा आर रिपब्लिक बट ऑल रिपब्लिक आर नॉट गना एंड संघा, ठीक है। मतलब गना एंड संघा जो है वो तो रिपब्लिक होगा ही होगा, लेकिन सारे रिपब्लिक गना एंड संघा नहीं होंगे। गना संघा का मतलब होता है कि असेंबली सिस्टम, जो डिसीजन लेगा वो असेंबली सिस्टम होगा, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट है उसको लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ पे? तो गना और सिंघा सिस्टम सिर्फ बज्जी मल्ला में था, गना और संघा सिस्टम सिर्फ बज्जी और मल्ला में था, जहां असेंबली के द्वारा डिसीजन लिया जाता था। और उस असेंबली में देखिए होता क्या था गना और संघा में, कि एक बड़ा बज्जी है महाजनपद, वो छोटे छोटे, वो छोटे स्टेट में डिवाइड है और उस स्टेट का छोटा छोटा हेड है, ठीक है। और उन सारे हेड को मिला के एक असेंबली बना, और उस असेंबली का भी एक हेड होगा, वो असेंबली का हेड होगा वही हेड ऑफ स्टेट होगा। यानी बज्जी महाजनपद का हेड कौन होगा, जो उस असेंबली का हेड है। और उस महाजनपद को भी छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया हुआ है और उसका कोई ना कोई हेड है। यानी बहुत सारे किंग हैं, छोटे छोटे किंग, छोटे छोटे एरिया के, और वो सारे मिलके असेंबली बना रहे हैं, और उस असेंबली का हेड है जो महाजनपद का हेड होगा। ये इसको कहते हैं गना और संघा सिस्टम। दो ही महाजनपद है जहां पे गना और संघा सिस्टम था, और ये था बज्जी और मल्ला, ठीक है। बाकी जितने भी ये आप, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, बज्जी, मल्ला, कंबोज, कुरु, पंचाला, शाक्य, ठीक है, कोलिया, मौर्य, ठीक है। ये सब क्या है, रिपब्लिकन के एग्जाम्पल, जहां हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो गना और संघा होगा, गना और संघा सिर्फ दो ही है, सारे रिपब्लिक गना और संघा नहीं होंगे। मतलब जितने भी ये सारे हैं वहां रिपब्लिक है, यानी हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है, लेकिन सिर्फ दो ही जगह गना और संघा है, यानी दो ही जगह असेंबली के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। बाकी सब जगह कोई एक ही आदमी है जो पूरे महाजनपद का हेड है, वहां असेंबली का कंसेप्ट नहीं है। समझ में आया? अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके ओके ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है गना संघा मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय गना एंड संघा। तो दिस इज a division of Mahajanpada on the basis of nature of polity. Okay, now we will discuss महाजनपदा वन बाय वन। बट उस समय सिर्फ 4 महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिसे हम पढ़ेंगे। सिर्फ 4 महाजनपद जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इन चारों के बीच में ही स्ट्रगल होता था, पावर का टसल होता था, ठीक है। वो कौन कौन से थे महाजनपद? मगधा, फोर मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ठीक है। मगध, ठीक है, मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती, ठीक है, अवंती। इन्हीं चारों के बीच पावर टसल होता था, इन्हीं चारों के बीच में हमेशा स्ट्रगल होता था, ठीक है। और इस स्ट्रगल में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। इस स्ट्रगल में मगध जो महाजनपद था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मगध जो था वो गंगा के किनारे था। तो गंगा के किनारे होने के कारण उसे एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड उसे मिला था। साथ ही साथ उसे
वाटर सप्लाई होता था गंगा से, वाटर की कोई कमी नहीं थी, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस था, ठीक है। और आसपास का जो एरिया था मगध का, वहां पे आयरन ओर अवेलेबल थे, और जिसके कारण वो वेपन बना सकते थे, ठीक है। इसलिए मगध बहुत पावरफुल हुआ। और साथ ही साथ मगध के आसपास बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया था, यानी पटना उस समय जो पाटलिपुत्रा या राजगीर बोलते हैं, उस समय वहां के आसपास बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया था। तो फॉरेस्ट एरिया के कारण वहां से वो हाथी उन्हें मिल जाता था, ठीक है, हाथी। और आवास बनाने के लिए लकड़ी मिल जाता था। मतलब सारी रिसोर्सेस मगध को इजीली अवेलेबल मिलता था। और साथ ही साथ गंगा के होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बहुत ही एडवांस हो चुका था मगध के लिए, क्योंकि गंगा के किनारे था मगध। तो इसलिए इन चारों पावरफुल महाजनपद में मगध विक्ट्रियस हुआ, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुआ, ड्यू टू दिस रीजन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, तो now we will discuss the first janpadas, Mahajanpadas, that is Magad. Magad. Magad, the most important Mahajanpada from our examination point of view, क्योंकि मगध से ही ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। मगध जो महाजनपद था उसमें बहुत सारे डायनेस्टीज हुए। सबसे पहला डायनेस्टी था हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद और भी डायनेस्टी थे, नंदा डायनेस्टी। तो ये सब हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो रीजन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बिहार की हिस्ट्री सारा मगध पे ही फोकस्ड है, और दूसरा ये इंडियन हिस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अशोक, जो फर्स्ट जो चक्रवर्ती राजा थे, महाराजा, वो मगध से ही थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने बताया आपको कि मगध क्यों प्रॉस्पेरस हुआ, मगध क्यों शक्तिशाली साबित हुआ। तो पहला तो गंगा के किनारे था, तो गंगा के किनारे के कारण उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा था। साथ ही साथ मतलब वाटर सप्लाई हो रहा था शहर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आसपास जो फॉरेस्ट एरिया था वहां से उसे हाथी मिल जा रहा था, हाथी के कारण वो शक्तिशाली हो रहा था। और जो आसपास का एरिया है, जैसे आप देखेंगे पाटलिपुत्रा राजगीर के आसपास का जो एरिया है गया, ठीक है, गया वाला जो रीजन है, कैमूर, गया, नवादा, ये सब जो रीजन है वहां पे आयरन ओर, वहां कैसा एरिया है, प्लेटूज रीजन है। आप अभी भी प्लेटूज रीजन है, अभी भी हमारे पास बहुत रिसोर्स है बिहार में, साउदर्न बिहार में गया, नवादा, ये सब जो रीजन है वहां पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, ओर्स बहुत ज्यादा है, मेटल्स और बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं उसे। तो वो रीजन पूरा आयरन ओर से भरा हुआ था। आयरन ओर के उसे इजिली आयरन मिल जा रहा था, जिससे वो वेपन बना रहे थे, और वेपन जिसके पास ज्यादा वेपन होता था वही शक्तिशाली होता था उस टाइम। तो दैट्स व्हाई मगध इमर्ज्ड विक्ट्रियस। ओके, अब इसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी है मगध की, ठीक है, सबसे पहला जो डायनेस्टी है जो हमें पढ़ना है वो है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी, और जिसकी स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने हर्यंक डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। डायनेस्टी क्या होता है, डायनेस्टी का मतलब वंश, एक तरह से वंश, ठीक है, राजवंश बोल सकते हैं इसे, राजा का वंश। तो जो राजा स्टार्ट किया, उस डायनेस्टी की नींव रखी, उसके हिसाब से वो डायनेस्टी स्टार्ट हो जाए। आप आगे बहुत सारे पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य उसको स्टार्ट किया, तो मौर्य डायनेस्टी। लेकिन ये किस महाजनपद के अंदर था, सब सारा मगध महाजनपद के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो डायनेस्टी है वो हर्यंक डायनेस्टी, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। कब किया था, 544 बीसी में, 544 बीसी में हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है।
और जो बिंबिसार था वो गौतम बुद्ध का कंटेम्पररी था। बिंबिसार वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। यहां तक कि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये गौतम बुद्ध के रिलेशन में था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के रिलेशन में आता था, ठीक है, और उन्हीं के कंटेम्पररी था, मतलब सेम समय का था, एक ही समय का था, दोनों एक ही समय के थे, ठीक है। कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, कंटेम्पररी का मतलब एक ही समय का, एक ही समय काल का गौतम बुद्धा, ओके। यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि इसने किससे मैरिज किया? ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कौशल। मैंने बताया आपको कि कौशल एक महाजनपद था और मगध, कौशल, वत्स और अवंती के बीच में पावर स्ट्रगल होता था। तो बिंबिसार ने क्या किया, हर्यन डायनेस्टी का स्थापना के बाद इसने क्या किया, कौशल डायनेस्टी के प्रिंसेस से शादी की, ठीक है, ताकि वो कौशल डायनेस्टी पे भी पकड़ बना सके, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले के एंशिएंट टाइम में और मिडिवल टाइम में भी क्या होता था कि अगर आपको किसी स्टेट पे कंट्रोल करना है, किसी दूसरे स्टेट पे कंट्रोल करना है, तो आप क्या करते हैं, उसके वैवाहिक संबंध आप बना लें, चाहे अपनी पुत्री का विवाह कर लें या खुद विवाह कर लें, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो अपना स्टेट तो उसके पास है ही, वो किंग है उस स्टेट का, साथ ही साथ वो दूसरे स्टेट पे भी कंट्रोल कर सकता था। खासकर क्या करते थे जो उस समय के जो किंग थे एंशिएंट या मिडिवल टाइम के, वो क्या करते थे, अपने राइवल्स के साथ, यानी अपने जो राइवल्स होते थे, जो पावर टसल जिनके साथ होता था, स्ट्रगल होता था, उन्हीं में से वो मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब वैवाहिक संबंध बना लेते थे, चाहे अपनी पुत्री का विवाह किया या खुद का या किसी का भी। तो इससे क्या होता था, वो दूसरे स्टेट पे भी कंट्रोल रख पाते थे। तो बिंबिसार ने भी वही किया, क्या किया, जो उसका राइवल था, मतलब जो उसका दुश्मन, एक तरह से पावर स्ट्रगल जिसके साथ था उसका, कौशल के साथ, तो कौशल प्रिंसेस के साथ उसने मैट्रिमोनियल वो रिलेशन बनाया, उससे शादी किया वहां के प्रिंसेस के साथ। उसका नाम था कौशल देवी या महाकौशला, ठीक है। तो बिंबिसार मैरिड विथ कौशल प्रिंसेस महाकौशला, महाकौशला नाम था, ये पूछ सकता है आपसे ये, ओके। और साथ ही साथ इसने लिच्छवी के प्रिंसेस के साथ भी विवाह किया। लिच्छवी जो डायनेस्टी थी सॉरी लिच्छवी जो जनपद था, वहां के लिच्छवी वज्जी में आता था। लिच्छवी जो जनपद था वो वज्जी महाजनपद में आता था, लिच्छवी। तो लिच्छवी के भी प्रिंसेस के साथ उसने शादी की और उसका नाम था चेलाना। चेलाना बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि लिच्छवी एक बहुत पावरफुल उस समय, लिच्छवी उस समय बहुत ही पावरफुल होता। देखिए हुआ क्या था कि उस समय जो बज्जी था, मैंने बताया बज्जी और मल्ला यही दो गना संघ थे, ठीक है। गना संघ का मतलब असेंबली, उसमें एक किंग नहीं है, उसमें बहुत सारे किंग है, उनका असेंबली है और उन असेंबली का जो हेड है उसको महाजनपद का हेड बोलते थे, यानी बहुत सारे उसमें राजा है, सब मिलके डिसीजन ले रहे हैं। अब उसमें एक लिच्छवी भी था। तो उसमें बज्जी जो महाजनपद था वो काफी शक्तिशाली था, क्योंकि असेंबली बेस्ड था वो, मतलब एक राजा नहीं थे, सब अपना पावर एक साथ। अब ग्रुप में हमेशा शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो हमेशा मगध का नजर वज्जी पे रहता था, हमेशा मगध का नजर हमेशा वज्जी उस पे रहता था कि वज्जी को कैसे जीतना है। और वज्जी इतना पावरफुल था कि उसे जीतना मुश्किल था। तो इसलिए इसने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, मतलब शादी विवाह किया लच्छवी के साथ, ताकि उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। बाद में आप पढ़ेंगे कि अजात जो बेटा था, लिच्छवी जो क्वीन थी उसकी मां हुई और उसका बेटा था अजातशत्रु, यानी बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। और अजातशत्रु जब आया तो उसने मगध डायनेस्टी को बहुत एक्सटेंड किया, मतलब हर किसी को जीतना स्टार्ट किया। लेकिन वो वज्जी डायनेस्टी को नहीं जीत पा रहा था, वज्जी महाजनपद को नहीं जीत पा रहा था। तो इसके साथ एक कहानी एसोसिएटेड है,
खासकर वो लिच्छवी को जीतना चाहता था, जो उसके मामा का ही था। लिच्छवी कौन थे? उसके मदर के जो मायके था लिच्छवी, तो वो उसी को जीतना चाह रहा था अजातशत्रु। लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था क्योंकि ये वज्जी क्या था, एक जनसंघ था, गणा संघ था, जो कि बहुत बड़ा अलायंस था किंग का। तो वो उसने क्या किया, वो उसने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा, महात्मा बुद्ध के पास भेजा। उसमें बुद्ध भी थे, कंटेम्पररी थे। तो बुद्ध से जब उसके मंत्री ने पूछा कि हम कैसे जीत सकते हैं बज्जी को, तो बुद्ध ने बताया कि बुद्ध को कुछ पता नहीं था बज्जी के बारे में। उन्होंने पूछा बज्जी में पॉलिटी कैसी है, तो अजातशत्रु के मंत्री ने बताया कि वहां पे क्या है, गणा और संघा है, मतलब एक साथ डिसीजन लिया जाता है, बहुत सारे किंग मिलके डिसीजन लेते हैं। तो बुद्ध का स्टेटमेंट था कि जब तक वो एक साथ डिसीजन लेते रहेंगे, ठीक है, जब तक वहां पे गणा और संघा का कंसेप्ट रहेगा, जब तक वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है असेंबली के द्वारा लिया जाएगा, तब तक वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि गणा और संघा कितना पावरफुल था उस टाइम। मतलब महात्मा बुद्ध के स्टेटमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि उस समय गणा और संघा कितना मजबूत हुआ करता था। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असेंबलीज, ठीक है, और एक साथ मिलके डिसीजन लेते थे। तो यानी लिच्छवी के प्रिंसेस से भी उसने शादी किया, और साथ में चेलाना, जो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी उसका नाम था चेलाना, ठीक है, चेलाना। ओके, साथ ही साथ इसने काशी की जो प्रिंस था, काशी का जो किंग था प्रसेनजीत, उसकी बहन से भी शादी किया। यानी he also married with the sister of Kashi king, Kaushal king, he also married with the sister of Kaushal king Prasenjit, ठीक है। और इस शादी में उसे काशी डॉरी के रूप में मिला। मतलब आपसे अगर पूछता है मेंस के एग्जामिनेशन में कि डिस्कस द मेथड्स ऑफ, ठीक है, डिस्कस द मेथड ऑफ बिम्बिसार फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज टेरिटरी, कैसे एक्सटेंड किया अपनी टेरिटरी को, कैसे कंट्रोल किया, इतना पावरफुल कैसे बना। तो जहां पे वो डायरेक्ट जीत सकता था उसने डायरेक्ट अटैक करके वो पार्ट जीता, और जहां पे वो मैट्रिमोनियल अलायंस बना सकता था, जो पार्ट है वो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कौशल इसका राइवल था, तो कौशल के प्रिंसेस के साथ शादी किया, और साथ ही साथ कौशल का जो प्रसेनजीत जो उसका वो था उसको, ठीक है, तो उसे इसमें क्या मिला, डॉरी के रूप में काशी मिला, डॉरी के रूप में उसे काशी मिला बिंबिसार को। ओके, और इसने क्या किया, अंग को कंकर्ड किया, अंग को ही कंकर्ड अंग। यानी इसने दो तरह की स्ट्रेटजी अपनाई, एक जहां पे अटैक करके जिसको जीता जा सकता है उसे अटैक करके जीत लिया, जैसे अंग को ही कंकर्ड अंग जो महाजनपद था उसे इसने कंकर्ड मतलब जीता, ठीक है, अटैक करके। और जहां पे ये नहीं जीत सकता था वहां पे ये इसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ही सेंट जीवक क्या थे उस समय के वैद्य थे, जीवक क्या थे उस समय के वैद्य थे, जो कि बिंबिसार के कोर्ट में थे, मगध महाजनपद में थे जीवक, ठीक है, उस समय के वैद्य थे। उसे उसने उज्जैन भेजा। उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की, ठीक है, अवंती का राजधानी था उज्जैन। तो उसने उज्जैन के किंग को उसमें पीलिया रोग हो गया था, ठीक है, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसार ने क्या किया,
जो जीवक, इसके यहाँ जो जीवक वैद्य थे उसको भेजा उज्जैन, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। He sent जीवक टू उज्जैन या उज्जैनी, ठीक है। अवंती किंग प्रद्योत वाज सफर्ड बाय जॉन्डिस। प्रद्योत उज्जैन के जो किंग थे, उज्जैन मतलब अवंती, अवंती के जो किंग थे प्रद्योत, प्रद्योत। तो जीवक आपसे पूछा जा सकता है जीवक किसके टाइम में था, किसके काल में था, ठीक है। और उसे भेजा गया था अवंती यानी उज्जैन भेजा गया था। प्रद्योत जो वहां के किंग थे उनको जॉन्डिस हुआ था, उसके ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, बिंबिसार ही किया था। ओके, देखिए बिंबिसार को सेनिया भी बोला जा सकता है, सेनिया बोला जाता था। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि बिंबिसार, बिंबिसार इज ऑल्सो नोन एज सेनिया। सेनिया, सेनिया क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि सेनिया इसलिए बोलते थे, मैंने आपको बताया था कि जनपद के टाइम में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जनपद के टाइम में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट कब आया? जब महाजनपद का कंसेप्ट हमारे सामने आया, महाजनपद का जो उदय हुआ उसके बाद ही स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट आया। स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो आर्मी हमेशा तैयार रहे वार के लिए, उसे मतलब उसका काम है सिर्फ वार करना, और वार मतलब पीस के टाइम में भी वो आर्मी एग्जिस्ट करेगा। और इससे पहले क्या कंसेप्ट था? आर्मी कब तैयार होती थी? जब वॉर का टाइम आता था, उसके पहले आर्मी नहीं रहती थी। जब वॉर का टाइम आता था उसमें आर्मी तैयार हो जाता था, कुछ लोग तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए। तो स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट कब आया? महाजनपद के टाइम में। और बिंबिसार वाज द फर्स्ट किंग, ठीक है, बिंबिसार वाज द फर्स्ट किंग हु हैज ए रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। बिंबिसार इज आल्सो नोन एज सेनिया बिकॉज सेनिया इसलिए बोला जाता था बिकॉज ही वाज द फर्स्ट किंग, he was the first king who had a standing army, स्टैंडिंग आर्मी था उसके पास, यानी आर्मी हमेशा आर्मी को पालते थे, एक तरह से आर्मी को भरण पोषण करते थे ताकि वो वॉर के टाइम में काम आए, ठीक है। और इसने राजगीर की सिटी को भी बिल्ड किया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजगीर को किसने बिल्ड किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार की हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है कि राजगीर सिटी को किसने बिल्ड किया था? बिंबिसार ने। he built city of Rajgir, he built ठीक है। और आप आगे पढ़ेंगे इसमें कि मगध इतना प्रॉस्पेरस था कि सारे सिटी को मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन इसी फेज में स्टार्ट हुआ, और मगध में सबसे ज्यादा सिटी थे, सबसे ज्यादा सिटी मगध में थे, मगध महाजनपद में। और सिटी को फोर्टिफाइड किया जाता था, फोर्टिफाइड मतलब किला बंद किया जाता था। मतलब जैसे राजगीर सिटी बनाया, राजधानी उसका राजगीर था, बाद में पटना हुआ, तो सारे सिटी को वो क्या करता था? किला बंद कर देता था, फोर्टिफाइड किया कर दिया जाता था, ठीक है, यानी ताकि बाहर वाले से अटैक से रोक सके और पूरा अच्छे से कंट्रोल कर सके। और उस फोर्टिफिकेशन के लिए पैसा कहां से लाता था? तो महाजनपद के टाइम में टैक्स का कंसेप्ट आया, टैक्स का। इससे पहले क्या होता था? गिफ्ट, या मतलब गिफ्ट दिया, राजा को गिफ्ट दिया जाता था लोगों के द्वारा, वो टैक्स नहीं था। मतलब जो जिसको गिफ्ट देने का मन है वो गिफ्ट देता था। लेकिन महाजनपद के टाइम में चूंकि इसे क्या करना था? एक तो स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना था, आर्मी बहुत में खर्च होता है बहुत ज्यादा, तो स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना था, साथ ही साथ किला बनवाना था, सिटी को किला बंदी करनी थी, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो यहां से टैक्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। महाजनपद के टाइम से ही, मगध के टाइम से ही, खासकर मगध में टैक्स सिस्टम का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। हम लोग पढ़ेंगे आगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, मगध के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, ठीक है। और तो that's enough for today. We will discuss further in the next lecture. Okay, thank you.